हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। कोलिजन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, ये एक्चुअल में देखा जाए तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का पार्ट है, लेकिन एक तरह से जनरल फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। दोनों के लिए दे रखा है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब ये क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम, तो यहाँ पर सिंपल सा जो है वो ये है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, देखिए मैथमेटिकल पार्ट हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जनरल एस्पेक्ट देख रहे हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने से पहले बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, जिसको संक्रमण अवस्था भी आप कह सकते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या बना रहा है, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि क्या है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो जब हम इसको एनर्जी लेवल प्रोफाइल में हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी एक फिक्स है, प्रोडक्ट की एनर्जी फिक्स है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक, तो उसमें हम कंपेयर करते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिसाइड होता है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है कि रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो चाहे कम हो, दोनों केस में हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ रही है और एक स्टेट पे जाके हाईएस्ट हो जाती है, उसके बाद वो कम होती है। अब ओवरऑल जो है रिएक्टेंट से ज्यादा रही या कम रही वो एक अलग बात है, लेकिन हमने देखा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है, चाहे वो कोई सी भी रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है, और यहाँ पर भी एक हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या हम कहते हैं कि इस स्टेट पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ट्रांजिशन स्टेट वह स्टेट है एनर्जी लेवल डायग्राम में जिसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है ऊष्माक्षेपी। ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट निकल रही है। हीट निकल रही है मतलब रिएक्टेंट की अगर एनर्जी इतनी थी तो हीट निकल गई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम, लेकिन इसके लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके बाद दूसरे केस में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, फिर वापस से नीचे आके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। दोनों में डिफरेंस आप ये देख सकते हो कि रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी आपको कम लग रही है देखने में, और एंडोथर्मिक के केस में आपको एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। ये हम कंपेयर कह सकते हैं। कंपेयर कैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अगर हम ट्रांजिशन स्टेट को कंपेयर करें तो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेंट, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो यहां पर अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट और हाईएस्ट के डिफरेंस। लेकिन अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं, मान लीजिए कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो बैकवर्ड के केस में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। लेकिन एंडोथर्मिक के लिए बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। अब मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा फॉरवर्ड बैकवर्ड में, सिंपल सा ये है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही है। तो जब आपकी हीट रिलीज होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, मतलब डेल एच नेगेटिव है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, डेल एच क्या है, पॉजिटिव है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और ये बहुत ही जनरल आपके, आप देखेंगे कई जगह आप यूज करते हो, वहां पर ये चीजें आती है। हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये ग्राफ बताया होगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम थ्योरी पढ़ें तो देखिए थ्योरी का उद्देश्य क्या है, थ्योरी पढ़ने का, जैसे हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, तो थ्योरी का कंसेप्ट क्या है। तो थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रखा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रिएक्शन की रेट 2 गुना हो जाती है। फिर उसके बाद हमने मैथमेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा था, आर्रहनियस इक्वेशन। तो ये आपके रिजल्ट है एक तरीके से, क्या है रिजल्ट, कि भाई टेम्परेचर इतने बढ़ाएंगे तो रेट इतने गुना बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या मैथमेटिकल एस्पेक्ट। लेकिन अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, कि ऐसा जो रिजल्ट आया वो क्यों आया, किस वजह से आया, उसको हम समझे कैसे,
उसको हम थ्योरी कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या दे रखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो मैंने एक अलग से स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको क्लिक हो जाए अगर एग्जाम में आए तो। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। तो देखिए अभी हम कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, तो कोलिजन थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि भाई मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वहां पर सीधा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है रेट बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि केवल कोलिजन होना सफिशिएंट नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोलिजन तो होते हैं लेकिन वो सारे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। एक्चुअल में जो रीजन है रेट बढ़ने का वो ये नहीं है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए टेम्परेचर बढ़ाने से। एक्चुअल में जो रीजन है वो ये है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते किसको हैं? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स उन्हें कहते हैं जो प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं या कैपेबिलिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना सकते हैं उसको हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट जब कोलाइड करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। हम क्या करें कि काइनेटिक एनर्जी है दो मॉलिक्यूल की और ये पास पास आ रहे हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या इतनी बड़ी कि वो इसको क्रॉस कर सके। अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है कि वो इसको क्रॉस कर सकता है तो वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में जाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी नहीं बढ़ रही कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को या एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके तो फिर वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने से रेट नहीं बढ़ती है। रीजन क्या है कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ने चाहिए तब जाके रेट बढ़ेगी। और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हम क्या किसको रहे हैं, वह मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी जो है वो इतनी है कि वो एनर्जी बैरियर को क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो अब हम पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए कोलिजन थ्योरी क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कोलिजन जो थ्योरी दी है उसका जो बेस है, मतलब जो कोलिजन जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये अपने आप में एक अलग से चैप्टर होता है, तो वहां पर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है केटीजी उस पर बेस्ड है कोलिजन थ्योरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर बिफोर दे रिएक्ट। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दे रखी है कि अगर कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है तो उसको रिएक्ट होने के लिए या मॉलिक्यूल की रिएक्शन करने के लिए एक कंडीशन है जो कि मस्ट है, उसके बिना रिएक्शन नहीं हो सकती। क्या कंडीशन है कि उसको कोलाइड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। वापस से रीड कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर बिफोर दे रिएक्ट। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलिजन करना जरूरी है अगर वो रिएक्शन करना चाहते हैं तो। अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स प्रोड्यूस केमिकल रिएक्शन। अब देखिए दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इन दोनों को आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्या स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको रिएक्शन करानी है तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना बहुत जरूरी है। पहला स्टेटमेंट ये, मतलब बिना कोलिजन के रिएक्शन नहीं हो सकती। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते, केवल कुछ कोलिजन से ही जो है केमिकल रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल तीन तरह के हो गए। एक तो वो जो कोलिजन ही नहीं कर रहे, मान लीजिए समझने के लिए बता रहा हूं, तो वो रिएक्शन, तो वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वो रिएक्शन नहीं कर सकते। दूसरे वो जो कोलिजन कर रहे हैं, अब उनमें दो कैटेगरी हो गई। कुछ कोलिजन करने के बाद या तो वो रिएक्शन करेंगे या वो रिएक्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कोलिजन नहीं कर रहे वो प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते। लेकिन जो मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं वो 100% प्रोडक्ट बनाए या हमेशा प्रोडक्ट बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो प्रोडक्ट बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, आपको दोनों क्लियर होने चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट दे रखा है कंडीशन फॉर रिएक्शन टू अकर। अब देखिए ये एक नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर हम कोई रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसकी कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है रिएक्शन होने के लिए। इसको हम जनरल फॉर्म में कह सकते हैं, कोलिजन थ्योरी से हटके भी आप समझ सकते हो। ये कह रहा है कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अब किसी रिएक्शन को होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या दे रखी है कि
काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। क्या कह रहा है, कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। इसको आप ऐसे समझो कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आपके दूर से आ रहे हैं पास में, क्यों? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्या हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो जितने आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ये उतने ही पास आ पाएंगे, और जितने पास आ पाएंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब आपके रिएक्शन होने की संभावना ज्यादा होगी। तो अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो फिर वो कोलाइजन तो करेंगे, लेकिन उनके एक्टिवेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो रिएक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पजेस सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर कम काइनेटिक एनर्जी है तो कोलिजन होना नहीं होना एक ही बराबर है, मतलब वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। कोलिजन तो करेगा लेकिन रिएक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा दे रखा है एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का एक्टिव होना जरूरी है। मॉलिक्यूल का क्या होना जरूरी है? एक्टिव। एक्टिव का मतलब कि वो प्रोडक्ट बना सके, इस कंडीशन में होना जरूरी है। तीसरा दे रखा प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कि भाई अब यहां पर क्या है कि ये वाला पॉइंट यहां पर कंसिडर कर दिया है या लिख दिया है, लेकिन इसको हम देखें तो ये एक्चुअल में मॉडिफाइड फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। शुरू में ओरिएंटेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था कोलिजन थ्योरी में, फिर उसकी एक लिमिटेशंस में आता है, फिर उसके बाद जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस करी ओरिएंटेशन को समझाने के लिए। फिर भी हम एक बार स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि रिएक्शन को होने के लिए कंडीशन क्या है। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन होना चाहिए, और तीसरा है प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखिए प्रॉपर ओरिएंटेशन जो है इसका मीनिंग क्या है, इसको आप समझने के लिए एक एग्जांपल की बात करें तो यहां पर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ते हो। तो SN1 SN2 रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक जब हम पढ़ेंगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो SN1 SN2 में क्या होता है कि आपके SN1 जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है, 2 स्टेप होती है, लेकिन SN2 1 स्टेप होती है। अब SN2 में होता क्या है कि कार्बन टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल कार्बन को आप ऐसे समझ लीजिए, टेट्राहेड्रल कार्बन को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपके लिविंग ग्रुप है और ये 3 आपके अदर ग्रुप है। तो अब अगर आप चाह रहे हो रिएक्शन करवाना, तो जो दूसरा जो मॉलिक्यूल है या जो न्यूक्लियोफाइल है, प्रॉपर टर्म क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। SN2 रिएक्शन की बात हो रही है, ओरिएंटेशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से अटैक करेगा तो किसी भी हालत में रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप उसको रिपेल कर देगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो वहां पर ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल की? न्यूक्लियोफाइल की ओरिएंटेशन ये कि लिविंग ग्रुप से क्या करे? बैक साइड से अटैक करे। तो जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है केवल काइनेटिक एनर्जी होना सफिशिएंट नहीं है, ओरिएंटेशन होना भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये सारी रिएक्शन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफी रिएक्शन में ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शुरू में जो है बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी कोलिजन थ्योरी में ओरिएंटेशन को, लेकिन बाद में मॉडिफाइड फॉर्म में इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 कंडीशन दे रखी है कोलिजन होने के लिए, मतलब रिएक्शन होने के लिए। एक तो काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होनी चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन होना चाहिए, तीसरा ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पर मेन जो चीज है, देखिए कोलिजन थ्योरी थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा दे रखी है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। बेसिक जो फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा थ्योरी में या बहुत ज्यादा डेरिवेशन में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ रहे हैं हम पूरा, लेकिन आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि भाई कोलिजन थ्योरी है क्या मोटे मोटे तौर पे, और काम का फॉर्मूला कौन सा है। तो एक काम का फॉर्मूला तो ये दे रखा है, K=Z.Q। अब KZQ जो है एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब इसके बेस पे एक फॉर्मूला दे रखा है, K=Z/Q। अब हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमने टेम्परेचर के इफेक्ट पढ़े हैं किस पर? K पर, रेट कांस्टेंट पर, उसको हम कैसे जस्टिफाई करें थ्योरेटिकली। तो यहाँ पर ये कह रहा है K=Z/Q है, ठीक है। अब Z और Q क्या है? K तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, K मैंने लिख दिया क्या है? रेट कांस्टेंट है। अब Z और Q क्या है? तो Z और Q भी मेंशन कर रखा है। Z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है अभी आ जाएगा आपके। और Q क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, देखिए बार बार आ रहा है। अभी मैंने आपको जो स्टार्टिंग से पहले एक नोट डाल के लाइन लिखवाई थी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट क्यों बढ़ती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से नहीं बढ़ रही, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है बेसिकली। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल्स विच इज एक्टिवेटेड। किसको बता रहा है? Q को। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन का मतलब अनुपात बता रहा है किसका? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का।
अब इसको अगर हम डिटेल में देखें कि भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिंपल सी है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर लीटर पर सेकेंड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर कई बार अगर हम कंपेयर करना चाहें कि भाई कोलिजन की संख्या को, तो कोलिजन की संख्या डिपेंड किस पे कर रही है भाई? अगर आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कोलाइड करेंगे, तो यहां पर आपको क्या क्या फैक्टर है जो कोलिजन की संख्या को प्रभावित कर सकता है? अब अगर मान लो मैं आपसे कहूं 1 मिनट में कोलिजन कितने होंगे और 1 घंटे में कितने होंगे, तो नो डाउट सी बात है 1 मिनट में कम होंगे और 1 घंटे में ज्यादा होंगे। इसका मतलब टाइम इफेक्ट कर रहा है कोलिजन को। दूसरा क्या है कि अगर मैंने 10 मॉलिक्यूल छोटी स्पेस में रखे और वही 10 मॉलिक्यूल मैंने बड़ी स्पेस में रखे हैं, तो आप खुद सोचिए कि जब स्पेस कम होगी तो कोलिजन जो है उसकी संख्या ज्यादा होगी या उसके होने की संभावना ज्यादा होगी, और वॉल्यूम ज्यादा है तो उसके होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो कोलिजन्स हैं वो आपके मॉलिक्यूल की संख्या पर डिपेंड कर रहे हैं, वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जब हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन लेना चाह रहे हैं कि कोलिजन की संख्या को तो बताए लेकिन स्टैंडर्ड पैरामीटर के साथ। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ कोलिजन तो हमने क्या ही दिया, पर लीटर, मतलब वॉल्यूम इसने यूनिट कर लिया, पर लीटर कह दिया, और टाइम यूनिट कर लिया पर सेकंड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन्स, कंडीशन क्या है? पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मतलब 1 लीटर के अंदर कितने, 1 लीटर के अंदर 1 सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं, वो उसकी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, थ्योरेटिकली हमने बता दिया कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बता रहा है? जेड को। अब बात आती है क्यू की। तो क्यू यहां पर मैंने लिख दिया था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज एक्टिवेटेड। अब अगर इसको हम डिटेल में दे रहे हैं, देखें अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान की स्टैटिक्स चलती है। स्टैटिक्स का मतलब एक तरह से सांख्यिकी आप कह सकते हैं कि संख्याओं का कैलकुलेशन कैसे हम पढ़ते हैं, अलग अलग सांख्यिकी चलती है, अलग अलग स्टैटिक्स चलती है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बेसिक्स अगर हम बात करें बोल्ट्जमान की, तो बोल्ट्जमान ने क्या कहा कि जो क्यू है, क्यू क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिवेटेड। वो किसको हम कैसे डिफाइन करें? एन स्टार अपॉन एन। अब एन स्टार अपॉन एन का मतलब क्या है? एन स्टार क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल इफेक्टिव हैं, जिसको आप एक्टिवेटेड कह सकते हो, उसकी संख्या आपने ऊपर लिख दी, जिसको हम एन स्टार से बता रहे हैं। और एन क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर जब आपने कहा क्यू, क्यू क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिवेटेड। तो क्यू को जो है हमने डिफाइन करा ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इज एक्टिवेटेड। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन मतलब अनुपात, किससे? टोटल मॉलिक्यूल से। तो क्यू को हमने क्या कह दिया? एन स्टार अपॉन एन। एन स्टार क्या है? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की संख्या, और टोटल एन क्या है? नीचे एन क्या है? वो टोटल मॉलिक्यूल आ गया। अब ये तो हमने थ्योरेटिकली बता दिया। अब बोल्ट्जमान के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहां पर मैं आपको एक बेसिक सी चीज समझा दूं मोटी मोटी, कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक पढ़ाई थी आरएनएस इक्वेशन। क्या पढ़ाई थी? आरएनएस इक्वेशन, जो मैथमेटिकल रिलेशन है। मैथमेटिकल रिलेशन मतलब सीधा उसने मैथ्स से एक फॉर्मूला दे दिया कि ये टेम्परेचर और के का रिलेशन है। तो वहां पर उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट्स के साथ फॉर्मूला देना वो थ्योरी में आता है। तो यहां पर हम कोलिजन थ्योरी देखेंगे तो आप देखोगे लास्ट में जब हम ओवरऑल कंपेरिजन करेंगे तो आप देखोगे एक फैक्टर तो स्टेज जैसा आ ही रहा है। तो ये क्या आ रहा है? ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और आपको आरएनएस इक्वेशन भी याद होगी। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता चल रहा है। तो ये आपके आ गया क्यू। तो अब हमने क्या देखा कि आपके ओवरऑल जो है वो फॉर्मूला ये दे रखा है। तो अब इसमें हम बहुत देखिए, क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूले पे आना है। क्या है सिंपल फॉर्मूला? के इक्वल्स टू जेड इनटू क्यू। और अभी आपके लिमिटेशंस आएगी, उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म आएगी, उसमें एक फैक्टर और जुड़ जाएगा। क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख रहे हैं कि भाई जेड का मीनिंग क्या है, क्यू का मीनिंग क्या है, और जब इसको हम थ्योरेटिकली इनकी वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए कोलिजन थ्योरी का जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा वो पढ़ा के इक्वल्स टू जेड इनटू क्यू। अब यहाँ पर जो डेरिवेशन दे रखी है वो एक्चुअल में यही बता रही है कि जेड को आप कैसे एलिब्रेट कर सकते हैं, उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं केटीजी के बेस पर, और क्यू क्या है। तो क्यू हमने देख लिया ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब जेड की वैल्यू क्या होगी या जेड का फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू केटीजी, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू केटीजी जो Z11 है, अब Z11 का मतलब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और 11 का मतलब क्या है कि जब आप दो सेम मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब जो रिएक्टेंट है वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं और वो रिएक्शन कर रहे हैं। अगर मैं 1-2 कह रहा हूं, इसका मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्टेंट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो Z11 मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो Z11 का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू केटीजी वो क्या आ रहा है? 1/√2 पाई
सिग्मा स्क्वायर एन स्टार स्क्वायर सी बार। अब देखिए बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको पूरा केटीजी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। अगर क्वेश्चन आ रहा होता इस पे या पूछे जा रहे होते तो मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताता, लेकिन इतना इनफ है, जितना आपके काम का उतना ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है कि Z11 क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। अब सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर। तो जब आप कोलिजन जब आप केटीजी पढ़ते हैं तो वहां पर एक आपके आता है कोलिजन डायमीटर। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कोलिजन डायमीटर आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा कोलिजन डायमीटर होता है। अब आपके दे रखा है सी बार, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो जब आप केटीजी पढ़ते हैं तो वहां पर आपके अलग अलग तरह की वेलोसिटीज आती है, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, जिसको इसने सी बार से बता रखा है। इसके अलावा है एन स्टार। अब एन स्टार को हम कह रहे थे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जैसे हमने नोट डाल के भी मैंने बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है क्या, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई आप जब एक एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हो तो हमने क्या कहा, एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसको पार करना जरूरी है रिएक्टेंट को, तब जाके वो प्रोडक्ट बना सकता है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास इतनी एनर्जी है कि वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, कम से कम उतनी या ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन कर रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर, यहाँ पर एन स्टार पर लीटर से बता रखा है, मेंशन कर रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर उस एनर्जी जिसकी एनर्जी इक्विवेलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी और मोर। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसको कह रहे हैं, जिसके पास या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है या उससे ज्यादा एनर्जी है, उसको हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पर वी नो का मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू केटीजी। तो सी बार दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है √8RT अपॉन पाई एम, ये इसका फॉर्मूला होता है √8RT अपॉन पाई एम। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं 8 को बाहर लेके आ जाऊं, मतलब सिंपल सी बात है, √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो √8 जो है 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और √4 की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहां पर मैंने इसको पूरे को बाहर ले लिया, 2√2 कर दिया, और अलग से क्या रह गया √RT अपन पाई एम। अब ये जो वैल्यू है सी की, ये हमने पुट कर दी ऊपर। तो जब हम ऊपर इसको पुट करेंगे तो होगा क्या कि √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर है और ये नीचे है, और ये जो पाई है इसके अंदर रूट के अंदर पाई नीचे है, तो इसको भी अगर आप बाहर लाएंगे रूट पाई करेंगे तो ये ऊपर रूट पाई आ जाएगा। तो आप ओवरऑल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आ गया आपके, पाई और रूट पाई, नीचे रूट पाई और ऊपर पाई, मतलब रूट पाई का स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर पाई स्क्वायर कर सकते हो, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, तो रूट के अंदर एक पाई रह गया, और ये आपके √2 जो है कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2। तो ये सिंपल मैथ से आप सॉल्व कर सकते हैं। Z11 क्या रह गया, 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्टार स्क्वायर √πRT अपॉन एम। सिंपल है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, कोई क्वेश्चन ज्यादा आ नहीं रहा इस पे। अभी कह रहा है इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर नॉट सिमिलर, ये तो थी बात सिमिलर की, अगर मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं है तो क्या होगा, उस केस में हम क्या करें Z12। तो जब आप Z12 कहोगे तो दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, तो आपको एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स दोनों को अलग अलग शो करना पड़ेगा, N1 स्टार और N2 स्टार। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया N1 स्टार N2 स्टार। अब यहाँ पर जो आपके ये था कोलिजन डायमीटर, तो एक का तो अलग था, अब यहाँ दो अलग अलग हैं, तो σ12 ले लिया, एवरेज ले लिया σ12 का स्क्वायर, और ये आपके हो गया √8πRT अपॉन न्यू। अब ये जो न्यू है ये आपके होता है रिड्यूस मास, रिड्यूस मास का मतलब होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है रिड्यूस मास का। तो अब σ12 जो है एवरेज डायमीटर, उसका फॉर्मूला क्या बता रखा है, σ1 प्लस σ2 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा है। नीचे दे रखा है रिड्यूस्ड मास, ये मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अगर आपके दो मास है तो ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है। अब ये जब हम इसको पुट करेंगे तो फाइनली आपके फॉर्मूला आ गया। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन आपके आता है जिस पर आपको स्टिक रहना, मतलब टिके रहना है, उसको पकड़ के रखना है, वो क्या है k = z × q। और इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मॉडिफाइड फॉर्मूले पे आते हैं, उसमें अभी हम आ रहे हैं। तो फाइनली हमने क्या करा, जो z की वैल्यू निकाली वो हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या वैल्यू निकाली, देखिए k = z11 q अगर सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, k = z12 q अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ इसने z की वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है, z के साथ q की भी वैल्यू पुट करेगा, 2 सिग्मा स्क्वायर n स्टार का स्क्वायर √πRT अपॉन m e⁻e अपॉन RT, ये हो गया Z11 के लिए। तो ये वाली जो टर्म है ये q को बता रही है, और ये वाली जो टर्म है ये z को बता रही है। ऐसे ही Z12 q n1 स्टार n2 स्टार σ12 का स्टार स्क्वायर
√8πRT/μ, और ये आ गया वापस से आपके e⁻e/RT। तो यहाँ पर आपके बेसिकली दो फैक्टर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और कोलिजन फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर और ये आपके आ रहा है ये रेशो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन। अब आपके आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? तो देखिए कोलिजन थ्योरी जो है बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि दो चीज है, एक तो हम दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा देख रहे हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटली जब हम चेक कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज करने से रेट कितनी चेंज हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या चेक कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है। उसके बाद हम जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल जो फॉर्मूला लेके आ रहे हैं उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई थ्योरेटिकल फॉर्मूले से जो रिजल्ट आ रहा है और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है वो कितना मैच खा रहा है। तो ये देखा गया है कि कुछ सिंपल रिएक्शंस के लिए तो ये अच्छा खासा मैच खाता है, लेकिन जैसे आप रिएक्शंस थोड़ा डिफरेंट करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है। तो यहाँ पर लिमिटेशंस क्या दे रखी है? दिस रिएक्शन अप्लाइज टू सिंपल गैसेज रिएक्शन ओनली, मतलब जो सिंपल गैसेज रिएक्शन है उस पर तो अच्छा रिजल्ट आता है थ्योरी का, लेकिन जैसे आप रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेट करते हो, गैसेज से थोड़ा लिक्विड में या उसमें जाते हो, तो यहाँ पर डेविएशन ज्यादा आ जाता है। दूसरी लिमिटेशन क्या दे रखी है? दूसरी लिमिटेशन इसकी ये दे रखी है कि आपने क्या कहा कि रिएक्शन को करवाने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है। अब जो आपके कोलिजन थ्योरी है उसका सारा फोकस क्या है? सारा फोकस ये है कि मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे वो पास पास आएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और वो एनर्जी बैरियर को क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केटीजी ने सारा फोकस जो है वो किस पे रखा है? एनर्जी। केटीजी क्या कह रहा है कि जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी काम में आ रही है वो सारा फोकस उसने काइनेटिक एनर्जी पे रखा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करवाने में हेल्प करेगी। लेकिन इसने वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी को क्या करा? पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। ये भी इसकी एक कमी है। थर्ड, जो कि एक अच्छी खासी कमी है, क्या है? क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड साइलेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी अगर हम रिएक्शन को डिफाइन करें तो रिएक्शन होती क्या है? रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। मतलब कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड बनते हैं, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो बॉन्ड टूटने पे और बॉन्ड बनने पे कोलिजन थ्योरी ने कोई चर्चा नहीं करी है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज पे ये साइलेंट है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो ये लिमिटेशंस है। क्या है? लिमिटेशंस। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हम नॉर्मली जब हम एक पैटर्न पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि हम कोई सी भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वहां पर आपके अलग अलग थ्योरी चलती है, वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, ईटीसी। तो होता क्या है कि एक थ्योरी आती है उसमें कमियां आती है, फिर दूसरी थ्योरी आती है। तो ऐसी कोलिजन थ्योरी आई, फिर हमने देखा इसमें कमियां हैं, तो एक नई थ्योरी आने के लिए तैयार है। लेकिन इसने क्या करा? इसी थ्योरी को इसको लगा कि भाई हाँ कुछ कमियां हैं तो कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया। हालांकि बाद में थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट दिया इसने, लेकिन ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब है इसने अपनी थ्योरी को कमियों के बेस पर थोड़ा सा मॉडिफाइड करा। क्या करा? मॉडिफाइड करा। मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। अब देखिए यहाँ पर मॉडिफाइड का जो एक एस्पेक्ट है वो जो मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया था, वो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर इसने दो फैक्टर जो थे उसको तो कंसिडर करा था, एक तो कोलिजन वाला फैक्टर और एक जो रेशो है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का वाला फैक्टर। लेकिन जो आपके ज्योमेट्री वाला फैक्टर है, ओरिएंटेशन वाला फैक्टर है, वो मैंने कहा था रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू में उसने कंसिडर नहीं करा। मतलब यहाँ तक जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वहां पर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर कंसिडर नहीं किया गया है। अब जब मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी आई है तब ये कंसिडर किया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? फर्दर पॉस्टुलेटेड, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी में क्या कर रहा है? फर्दर पॉस्टुलेटेड दैट द मॉलिक्यूल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। अभी तक तो ये केवल क्या कर रहा था? कोलिजन की बात कर रहा था और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के रेशियो की बात कर रहा था, मतलब Z और Q की बात कर रहा था। तो ओरिएंटेशन से रिलेटेड कोई फैक्टर नहीं था। अब ओरिएंटेशन से रिलेटेड एक इसने फैक्टर इंट्रोड्यूस करा जिसको इसने क्या कहा? P। तो जो अभी तक हम फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे? K इक्वल्स टू Z इंटू Q। अब वो फॉर्मूला क्या हो गया? K इक्वल्स टू P इंटू Z इंटू Q। ये हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो? P को आपने P रहने दिया, Z को Z रहने दिया और Q को रख दिया इसने। अब देखिए Z जो है वो इतना बड़ा फॉर्मूला आरपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर बाय चांस कुछ पूछ ले तो आपके लिए आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है? K इक्वल्स टू Z P Z e की पावर माइनस E अपॉन RT। ये तो जरूर याद रखना आपको, क्योंकि ये आरजीएस इक्वेशन में भी आता है। सारा खेल ये जो है टेम्परेचर इसका है, किसका है? टेम्परेचर का। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? K इक्वल्स टू पी जेड क्यू, और आप कह सकते हो K इक्वल्स टू पी जेड ई की पावर माइनस E अपॉन RT। अब ये फॉर्मूला जो है कैसे भी आप लिख सकते हो, K इक्वल्स टू
पी जेड एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और फिर आप चाहो तो लॉग वाला पैटर्न जो मैंने आपको बता रखा है कि लॉग दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो ईटीसी, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपको यहां से पता चल रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला है। अब यहां पर एक इसमें भी एक कमी है। कमी क्या है कि जो पी है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, उसने कहा है, कोलिजन थ्योरी जो मॉडिफाइड है उसने कहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो एक रेंज में है, मतलब काफी लंबी रेंज है कि वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन उसका कोई एक सटीक मेथड या ऑथेंटिक मेथड नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पी की वैल्यू क्या होगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस जैसे कई बार होता है ना कि भाई हमारा आंसर आना चाहिए इतना, लेकिन उतना आ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर डाला है उसने रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए तो डाला है, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है इसके बारे में हम पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसने क्या करा, एक अननोन फैक्टर रख दिया। तो अब जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करना है, तो हम पी की वैल्यू को क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे ताकि वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो अब ओवरऑल लास्ट में जब सार की बात करें कोलिजन थ्योरी की, तो आपके जो क्वेश्चन आएगा वो लास्ट ये जो आपकी इक्वेशन है k इक्वल्स टू पी जेड क्यू, इस पे आएगा। उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि भाई पी क्या है। पी आपके है आपके प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो कि जिसको हम स्टेरिक फैक्टर भी करें, स्टेरिक कंडीशन पे डिपेंड करे या ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। बाकी z और q आपको पता ही है, q क्या है, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब यहाँ पर ये ऐसे पूछता है कि किसको आप बढ़ाओगे तो क्या होगा और किसको घटाओगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो k की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाओगे k की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो ये दो काम की चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी आप कहते हैं। देखिए क्या क्या नाम दे रखे हैं इसके, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो अभी तक जो हमने इतनी बार जो डायग्राम आप पढ़ते आए हो, जो ग्राफ पढ़ते आए, जो हमने स्टार्टिंग में आज पढ़ा था, वो इसी का ही है। वो किसका है, इसी का ही ग्राफ है कि भाई आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होती है जिसकी एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। तो वो इसी का ही ग्राफ है, लेकिन कई बार आपने पढ़ रखा है तो वो आप यूज टू हो उसके लिए, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पर ये थ्योरी क्या कह रही है कि आपके A प्लस बी रिएक्टेंट है, और जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं ए बी स्टार, जिसको मैंने बता दिया, और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहां पर इसको मैं समझाने के लिए तो दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है ए, ठीक है, अलग से समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। ये मैंने कहा एक मॉलिक्यूल है ए और एक मॉलिक्यूल है बी, ये दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, उससे डिफरेंट है, उससे कंपेयर मत करना, उससे डिफरेंट है समझाने के लिए। अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ए के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूट रहा है, और ए और बी के बीच का बॉन्ड बन रहा है। तो एक स्टेट क्या आएगी कि ए और बी के बीच का बॉन्ड बन रहा है और ए के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। ए और ए के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। ऐसे ही ए और बी के बीच का बॉन्ड बन रहा है और बी और बी के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। और फिर लास्ट में क्या होगा कि ये ए बी बन गया और ये ए बी बन गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये डिफरेंट मैंने लिया, उससे कंपेयर मत करना। तो कहने का मतलब ये कि रिएक्टेंट जो था उसमें जो बॉन्ड थे वो बॉन्डिंग अलग थी, और प्रोडक्ट में जो आपके बॉन्डिंग वो अलग है। तो बीच में एक स्टेट आती है जहां पर बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से बने हुए हैं ना टूटे हुए हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, आपको आई थिंक और क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर ये थ्योरी क्या कह रही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक कंडीशन होती है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जैसे ये वाली। अब होता क्या है कि जब प्रॉपरली बॉन्ड बने हुए हैं, वो कंपैरेटिवली स्टेबल कंडीशन है, ये भी स्टेबल है और ये भी कंडीशन क्या है, स्टेबल है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है जहां पर बॉन्ड ना तो पूरी तरीके से ब्रेक हुए हुए हैं ना पूरी तरीके से फॉर्म हुए हुए हैं, ये अनस्टेबल होती है। तो अनस्टेबल का मतलब जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक कंडीशन है रिएक्शन होने के लिए जो कि अनस्टेबल है, जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग एक साथ हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये कह रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने से बीच में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, और स्टार लगा रखा, मतलब इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है, मतलब अनस्टेबल है। अब ये इसके बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो शॉर्ट में देख लेते हैं।
अब देखिए इस थ्योरी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये कि इसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट, और वो भी आरपीएससी ने बहुत ज्यादा नहीं पूछा, रेयर कोई एक या दो बार पूछा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। अब देखिए ये जो थ्योरी है इसके बारे में जो की पॉइंट्स हैं वो क्या है, ये थ्योरी किसने दी थी, आयरिंग ने दी थी 1935 में, हालांकि पूछा नहीं गया कभी भी। रिएक्शन रेट जो है, अब देखिए कंपेयर अगर मैं करूं कोलिजन थ्योरी को इससे, तो कंपैरिजन क्या है कि कोलिजन थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड थी, जबकि ये किस पे बेस्ड है, थर्मोडायनिक्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, थर्मोडायनिक्स पे। अब ये क्या कह रहा है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बन रहा, पहले रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये कह रहा है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ग्राफ बताया था आज की क्लास में, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से। ठीक है, अब आगे कह रहा है द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट्स। अब ये आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कह रहा है, यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये मैंने रिवर्सिबल का साइन लिया है, यहां पर मैंने सिंपल एरो लिया है। तो इससे आपको देखते एक चीज क्लियर हो गई कि रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो रिवर्सिबल फॉर्म में है, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं है। अब ये देखने में तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है कि कौन इक्विलिब्रियम में है और कौन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो जब हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तब हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो हमें क्या लगता है कि दोनों ही इक्विलिब्रियम में है, दोनों का मतलब रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट भी इक्विलिब्रियम में और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है, दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट के साथ है, कौन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्टेंट के साथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये आपको ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन फिजिकल का मतलब केवल न्यूमेरिकल नहीं होता, कंसेप्ट की क्लियरिटी होता है। तो यहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है आजकल असर्शन रीजनिंग काफी आते हैं, तो वहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर लेंगे इसको। चलिए आगे दे रखा है, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट एक्चुअल में बन किस तरह है, रिएक्टेंट से क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और अब मेनली हम अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो वो बन रहा है आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से, डायरेक्ट रिएक्टेंट से ना कह के हम क्या करें कि अब मेनली हम किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट पे। तो अब मैं जब प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरा फोकस प्रोडक्ट पे है और किस पे है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे। तो ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये जब डिकम्पोज होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे क्या कर रहा है, ये द वाइब्रेशनल एनर्जी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब है अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसका जो डिकम्पोजिशन होगा उसमें मेनली जो एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी ली है इसने, वाइब्रेशनल एनर्जी। ये क्या कर रहा है, द वाइब्रेशनल एनर्जी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरिजन क्या है, कोलिजन थ्योरी और इसमें, वहां केटीजी था, यहाँ थर्मोडायनेमिक्स है, वहां पर काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी। ये बेसिक डिफरेंस है। आगे क्या कर रहा है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दो चीज पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरे किस पे डिपेंड कर रही है, डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी। भाई एक तो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। अब ज्यादा होने से काम थोड़ा ना चलेगा, ज्यादा होने के बाद वो टूटना भी तो चाहिए तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, वरना तो वापस से रिएक्टेंट में चल जाएगा। तो एक तो हो गया कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। डिकम्पोजिशन फ्रीक्वेंसी मतलब टूटने की आवृत्ति, टूटने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन सके। अब इन दोनों को पॉइंट को कंसिडर करके जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको याद रखना है, डेरिवेशन आपके काम की नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जाती है। क्या इक्वेशन है, K इक्वल्स टू RT अपॉन NaH। अब आपको पता चल गया होगा NaH, Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। अगर सिंपल N भी लिखा हुआ है तो भी बात वही है, लेकिन Na लिखा तो और क्लियर हो जाता है। K इक्वल्स टू RT अपॉन NaH, e की पावर माइनस डेल H, डबल डैगर का साइन कहते हैं इसको, अपॉन RT, e की पावर डेल S डबल डैगर अपॉन R। अब ये जो डबल डैगर है एक्चुअल में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बताने के लिए, मतलब अगर आप कोई भी टर्म की बात कर रहे हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के साइंस में, तो उसके लिए डबल डैगर का जो है सिंबल काम में आता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, K इक्वल्स टू RT अपॉन NaH, e की पावर माइनस डेल H डबल डैगर अपॉन RT डॉट
ई की पावर डेल एस डबल डेगर अपॉन आर। ध्यान क्या रखना है, एच के नीचे आर टी है और एस के नीचे केवल आर है। क्यों? क्योंकि एच और एस सेम नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है। एच जो है वो एनर्जी के रेस्पेक्ट में है, लेकिन एंट्रोपी जो है एनर्जी के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि एच के नीचे तो आर टी आ रहा है, लेकिन एस के नीचे केवल क्या आ रहा है, आर आ रहा है। और ये आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उसमें जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं वो लास्ट में जाके क्या होती है, यूनिटलेस हो जाती है। क्या हो जाती है? यूनिटलेस। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। ई की पावर माइनस डेल एच डबल डेगर अपॉन आर टी ई की पावर डेल एस डबल डेगर अपॉन आर। अब इसको मैं दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर ई की पावर कुछ करके लिखा हुआ है तो उसको आप एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद आप नेचुरल लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये एक सेम पैटर्न है सॉल्व करने का, या उस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लिखने का। जैसे मैंने आपको आरबीएस इक्वेशन भी लिखवा रखी है, तो अगर मैं इसको ई की पावर में ना लिखना चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब ई एक्स भी पूरा लिख सकता हूँ। तो उसमें जो ऊपर लिखा हुआ है वो सिंपल आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ बता देता हूँ, आर टी अपॉन एन एच सेम है। जो ई था उसको मैंने ई एक्स भी लिख दिया। अब जो पावर में था वो ब्रैकेट आ गया सिंपल, माइनस डेल एच डबल डेगर अपॉन आर टी। ऐसे ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल डेल एस डबल डेगर अपॉन आर, ये आ गया। अब आप चाहो तो नेचुरल लॉग ले लो दोनों साइड। तो जब आप नेचुरल लॉग लोगे तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो सिंपल टर्म्स है उसका तो नेचुरल लॉग आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंशियल में पावर होती है वो सिंपल आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, और एक्सपोनेंशियल का लॉग जो होता है 1 होता है नेचुरल लॉग के सेंस में। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया कि नेचुरल लॉग हो गया ln के, ये इसके साथ हो गया ln आर टी अपॉन एन एच, यहां तक तो आ गया। अब ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है सिंपल रह जाती है। तो सिंपल पावर क्या है, माइनस डेल एच डेगर अपॉन आर टी, माइनस डेल एच डबल डेगर अपॉन आर टी, ये यहाँ लिख दिया। प्लस पहले लिखने के लिए इसने ये वाली टर्म बाद में लिख दी, माइनस डेल एच डबल डेगर अपॉन आर टी, और एस की जो टर्म से प्लस में है तो ये हो गया प्लस डेल एच डबल डेगर अपॉन आर। तो ये आपके 3 इक्वेशन बता रखी है। तो होता क्या है कि इस पे कोई बहुत ज्यादा आपके कोई क्वेश्चन, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो चीज आपको थोड़ी टिपिकल लगती है देखने में वो आपके लिए थोड़ी आसान होती है। अब आप सोचेंगे ये मैंने क्या स्टेटमेंट कह दिया, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज टिपिकल है तो उस पर क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता, और अगर कोई चीज सिंपल है तो उस पर क्वेश्चन बनाना बहुत आसान होता है। इसलिए क्या होता है कि जो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं, जो टिपिकल कंसेप्ट होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा अंदर डीप में जाके क्वेश्चन नहीं होंगे। तो काइनेटिक जो आपकी कोलिजन थ्योरी है उसमें आपके जो लास्ट का फॉर्मूला है k इक्वल्स टू जेड वाला, पी जेड क्यू वाला वो, और यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये 2 आपको ध्यान रखना है। बाकी जो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स हैं वो तो मैंने आपको समझा ही दिए, तो अगर उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आएगा या कोई कंसेप्ट आएगा तो वो आप आसानी से कर देंगे। तो ये आपके थ्योरी थी और ये आपके फॉर्मूला है। तो लास्ट में आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 थ्योरी पढ़ा दी, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्या पढ़ेंगे? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बेस पर आपके 2 अलग अलग मैकेनिज्म दे रखे हैं, एक एंजाइम कैटालाइसिस दे रखा है और एक एसिड बेस दे रखा है कैटालाइसिस। तो ये दोनों भी हम पढ़ेंगे, ये भी आपके स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है, या आप इसकी एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, एंजाइम कैटालाइसिस एंड एसिड बेस रिएक्शन। तो आपका जो लगभग जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर केवल एक एस्पेक्ट बचेगा, फोटो काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, वो एक कंप्लीट हो जाएगा फटाफट से। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।